Hello students, today we are going to start a new chapter which is known as computer network. In board examination, this chapter carries 10 marks, weightage of 10 marks. These 10 marks, different questions, basically practical based question will be asked. So you have to go through this chapter in detail because the question asked in board examination is basically in middle of the chapter. So if you go through that chapter in deep, you can easily able to crack questions in board examination. So let's start with introduction of this chapter, which is known as computer networking. In previous classes, you have already heard about uh, computer network, the basics of computer network. What do you mean by computer? What do you mean by network? So network means collection of computer which are arranged in such a manner so that they can share their resources. So first of all, we discuss about the introduction of computer network. So basically computer network is a collection of interconnected computers. कई सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके इस तरह से कनेक्ट किया जाए जिससे कि वो एक सभी कंप्यूटर एक दूसरे से रिसोर्सेज, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, उसको शेयर कर सकें. इसके अलावा उस नेटवर्क में हम अदर जो डिवाइसेस हैं जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव राइटर्स हैं, डिफरेंट तरह के अदर आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं, उनको भी हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ network, which are able to communicate with each other, also defined as collection of hardware components and computers interconnected by communication channels. ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर सकें. इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है विच इज़ नोन एज नेटवर्क दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, where at least one per process in one device is able to send receive data to or from at least one process is residing in a remote device. रिमोटली हम शेयर कर सकें डेटा को एक मशीन से दूसरी मशीन बिना फिजिकल मूवमेंट के. देन द टू डिवाइसेस आर सेट टू बी इंटरनेट. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, फिजिकल अरेंजमेंट होता है, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं. तो नेटवर्क मीन्स नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स so that they can share their resources, hardware resources as well as software resources. What are the advantages of network? Biggest advantage is resource sharing of resources, hardware resources as well as software resources. ठीक है. कॉस्ट सेविंग एडवांटेज है नेटवर्क का कि आपकी जो कॉस्ट फैक्टर है इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क है, जो फिजिकल डिवाइस का जो कॉस्ट है उसको हम सेव कर सकते हैं. हमें हर मशीन में का प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर नेटवर्क हमारा बिल्डअप है हम उसको शेयर कर सकते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं, आप हार्ड डिस्क भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह के भी अरेंजमेंट्स होते हैं. तो सॉफ्टवेयर का भी हम शेयरिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरेक्शन कर सकते हैं, यूज़र आपस में बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है बिना फिजिकल मूवमेंट के. टाइम सेविंग है, आपको फिजिकली फाइल मूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू एक मशीन से दूसरे मशीन डेटा सेव कर सकते हैं, उससे हमारा टाइम सेव होगा. इंक्रीज स्टोरेज, हम सेंट्रलाइज लोकेशन में चूँकि हर मशीन के पास अपना खुद का स्टोरेज होगा तो हमारा जो स्टोरेज पावर होगा वो भी बढ़ जाएगा. तो these are the examples, advantages of network. These are the examples of network, uses of your network which is seen in your figure, right? Now what are the disadvantages of network? If a network are badly managed, अगर नेटवर्क आपने सही से मैनेजमेंट नहीं की है, सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल नहीं है, सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, तो सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल एंड प्रोडक्टिविटी फेल्स. सेंट्रलाइज होस्ट नहीं है, सेंट्रलाइज आपका डेटा अपडेटेड नहीं मिल रहा है. ठीक है, यूज़र को आपके नेटवर्क स्पीड स्लो है, आपका जो आपने जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो लो क्वालिटी का है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क है वो डिक्रीज हो जाएगा. इफ सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स हेल्ड सेंट्रली इट मे बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क इफ द सेंट्रल सर्वर फेल्स. एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नेटवर्क में होता है कि जो हमारा अगर सेंट्रल सर्वर है जहाँ पर हमारा बैकअप है
ठीक है, जहाँ से मैनेजमेंट हो रहा है पूरे नेटवर्क का, अगर वो फेल हो जाता है सर्वर, तो पूरा नेटवर्क आपका अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। फाइल सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इफ कनेक्टेड टू वैन वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस। ठीक है, फाइल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्क पे। अगर सिक्योरिटी आपकी नहीं है, फायरवॉल नहीं इंस्टॉल है, तो आपका कोई भी वायरस या मैलिशियस प्रोग्राम आपके नेटवर्क को क्रैश कर सकता है। टू हैंडल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू मे नीड स्पेशलिस्ट स्टाफ टू रन, आपको अलग से फिर एक स्टाफ ऑक्यूपाई करना पड़ेगा और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो उस नेटवर्क को हैंडल कर सके। तो एक आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी उस नेटवर्क के लिए, यानी कि आपको थोड़ा कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द बेसिक इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ स्टार्ट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1969 में पहला जो नेटवर्क बिल्डअप किया गया था यूएस में, द फर्स्ट नेटवर्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969 विच इज नोन एज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फुल फॉर्म को भी आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले ARPANET जो है 1969 में यूएस ने अपने लिमिटेड उसमें लॉन्च किया था, जिसमें सारे यूजर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, सिर्फ कुछ ही यूजर्स जैसे कि साइंटिस्ट और अदर गवर्नमेंट agencies can participate in that network and they can exchange their data from one machine to another machine, important data, security data, ठीक है। In mid 80s another fast network is built that is called NESNet, National Science Foundation Network। इसी का अपग्रेडेड वर्जन था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया गया, रिसर्चर्स को कनेक्ट किया गया, डिफरेंट तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इसका मेंबर बनाया गया। दे कैन पार्टिसिपेट ऑन दैट नेटवर्क एंड दे कैन एक्सचेंज देयर डेटा। तो इस तरह से नेटवर्क का जो बिल्ड एग्जिस्टेंस था वो इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यूएस में इसका डेवलपमेंट हुआ स्टार्ट, तो उसको एक फिगर से हम यहाँ देख सकते हैं। 1969 में ARPANET सबसे पहला नेटवर्क डिजाइन किया गया था टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट यूएस डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जिसमें साइंटिस्ट भी थे, रिसर्चर भी थे। उसके बाद 1980s में नेशनल साइंस फाउंडेशन में हाई कैपेसिटी नेटवर्क इसको अपग्रेड किया गया टू बी यूज स्ट्रिक्टली फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, जिसमें एकेडमिक, स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रिसर्च साइंटिस्ट, उनको भी इसमें मेंबर बनाया गया, पार्टिसिपेट कराया गया। दे कैन यूज दैट नेटवर्क इन ऑर्डर टू एक्सचेंज देयर डेटा। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में वर्क कर रही थी, जैसे IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क, एंड दीज नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म वन बिग वेब विच इज नोन एज इंटरनेट इन 1990s। यानी कि जो 80s के अराउंड यूएस में एक नेटवर्क फ्रेम बना था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यूरोपियन कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में भी वो नेटवर्क जो है इंक्रीज करता गया, ठीक है। तो 1980s में उसको एक नया नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। द इंटरनेट का वर्किंग ऑफ ARPANET, NESNet एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क, दीज आर द member of these big web which is known as internet. Internet is the network of networks, interconnected networks is called internet. Now what is internet? A global computer network providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected networks using standardized communication protocols. Network of networks popularly known as net. सभी लोग जानते हैं इंटरनेट के बारे में कि what do you mean by internet, and the popular word is net. Next word is intranet. What do you mean by intranet? Intranet is a local or restricted communication network. यानी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो लोकल नेटवर्क होता है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। स्पेशली अ प्राइवेट नेटवर्क, जैसे IBM का अपना नेटवर्क होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अपना नेटवर्क होगा, रिलायंस का अपना नेटवर्क होगा, वोडाफोन का अपना नेटवर्क होगा। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनेट, created using World Wide Web softwares. It is managed by any person or organization, जो कि privately owned होता है। Intranet user can avail services of internet, whereas internet user cannot access internet directly, ठीक है। इंट्रानेट जो होगा वो अपना लोकल नेटवर्क भी यूज करेगा और साथ साथ
इंटरनेट सर्विसेज को भी वो यूज कर सकता है अगर उसको फैसिलिटी दी गई है उस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इंटरनेट जो यूजर होगा, ग्लोबल जो यूजर होगा, वो इंटरनेट यानी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नेट यूज नहीं कर सकता। आप किसी बैंकिंग नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आपको उसको राइट्स नहीं मिलेंगे आपको। इंटरस्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that allows multiple user to communicate online with real time audio, video and text chat in dynamic 3-dimensional environment। ठीक है, जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो इस तरह का जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे इंटरस्पेस आता है, जिसमें इंटरस्पेस मींस जिसमें क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम हो, एक क्लाइंट हो फिर सर्वर हो, बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, और उस रियल टाइम में वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो ऑनलाइन, उसमें वीडियो भी एक्सचेंज हो रहा हो, ऑडियो भी एक्सचेंज हो रहा हो, टेक्स्ट भी एक्सचेंज हो रहा हो। तो 3-डायमेंशनल इन्वायरमेंट में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं अपने डेटा को, दिस इज नोन एज इंटरस्पेस। द बेस्ट एग्जांपल इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्विचिंग टेक्निक। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा रहे थे। स्विचिंग टेक्निक का मतलब होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा अक्रॉस नेटवर्क, यानी कि डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक मशीन से दूसरे मशीन कैसे ट्रांसफर होगा, उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। इन अ लार्ज नेटवर्क देयर माइट बी मल्टीपल पाथ लिंकिंग द सेंडर एंड रिसीवर। जब डेटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो किसी स्पेसिफिक पाथ से ही जाता हो, वो नेटवर्क में किसी भी पाथ रूट को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इंफॉर्मेशन में बी स्विच्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, अलग अलग चैनल में वो स्विच करता हुआ वो रिसीवर एंड तक पहुंचता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स जो यूज होते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहला है सर्किट स्विचिंग, नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग एंड लास्ट थर्ड इज मैसेज स्विचिंग। इनके बीच में बोर्ड में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। सर्किट स्विचिंग, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि पहले फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश होता है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर। पहले फिजिकल कनेक्शन होगा, जब फिजिकल कनेक्शन हमारा हो जाएगा तब हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। बेस्ट एग्जांपल इज योर फोन। फोन में क्या होता है, पहले हम नंबर डायल करते हो, उसके बाद रिंग जाती है रिसीवर के पास, फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है पहले, तो वो दोनों तरफ से जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, हेलो होता है, देन यू कैन स्टार्ट योर वॉइस ट्रांसमिशन। तो दिस इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। तो व्हेन अ कॉल इज प्लेस्ड, द स्विचिंग इक्विपमेंट within a system seeks out a physical copper path all the way from sender to receiver। तो physical copper path के थ्रू, तो टेलीफोन में सिस्टम में बेसिकली सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज की जाती है। ओल्डर जो हमारे टेलीफोन नेटवर्क यूज होते थे, आजकल में यूज नहीं होता, आजकल तो हम वायरलेस यूज करते हैं। इट इज मस्ट बी टू सेट अप एन एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स बिफोर एनी डेटा कैन बी सेंड। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना चाहिए, फिजिकल कनेक्शन बनना चाहिए। The circuit is transmitted when the connection is closed, यानी कि सर्किट टर्मिनेट कब होगा, जब हम दोनों तरफ से ऑफ कर देंगे अपना फोन। इन सर्किट स्विचिंग रिसोर्सेज रिमेन एलोकेटेड ड्यूरिंग द फुल लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर अ सर्किट इस्टेब्लिश। जब हमारा सर्किट इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो वो पूरी लाइन, पूरा चैनल डेडिकेटेड चैनल हो जाएगा और अपना पूरा कंप्लीट डेटा वॉइस आप ट्रांसमिट कर सकते हैं until the circuit is terminated and the allocated resources are freed। Next is packet switching। Packet switching introduces the idea of cutting data, ठीक है, डेटा को कैसे बचाया जाए। That is at the source entire message is broken into smaller pieces called packets। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा जो हमें सेंड करना है उस डेटा को एक फिक्स लेंथ साइज का डेटा पैकेट्स के फॉर्म में पहले उसको सीरियलाइज किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। एक पैकेट का साइज 1500 बाइट का होता है मैक्सिमम, तो आपको जितने भी डेटा का साइज जो भी है उसके हिसाब से 1500 बाइट के हिसाब से पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, मशीन के द्वारा। एंड देन ट्रांसमिशन विल बी स्टार्टेड ओवर अ नेटवर्क विदाउट एनी रिसोर्स बीइंग एलोकेटेड। उसके लिए कोई फिजिकल कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, हम ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं। देन ईच पैकेट इज ट्रांसमिटेड एंड ईच पैकेट में फॉलो एनी रूट, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन सेंडर टू रिसीवर, कौन सा जो बेस्ट रूट होगा,
ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। टीसीपी जो है वो पैकेट्स को सीरियलाइज करता है, पैकेट्स को डेटा को ब्रेकआउट करता है, ठीक है। आईपी जो है रूट डिसाइड करता है कौन से रूट से पैकेट जाएगा। जरूरी नहीं कि उस डेटा के सारे पैकेट एक ही रूट से जाएं, जो भी रूट उस समय खाली होगा, वैकेंट होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है, वो लॉन्गेस्ट पाथ भी हो सकता है नेटवर्क का, उससे सारे पैकेट आपके ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाता है डेस्टिनेशन मशीन की तरफ। तो वो रैंडम ऑर्डर में डेस्टिनेशन मशीन में रिसीव होते हैं एंड एट डेस्टिनेशन पैकेट्स में रीच इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि अलग अलग रूट से आ रहे हैं तो सीरियलाइज नहीं होंगे, कभी कोई पैकेट आएगा, कभी कोई पैकेट आएगा, ठीक है। हो सकता है कोई पैकेट शॉर्टेस्ट पाथ से आए तो पहले आ जाएगा, हो सकता है उस टाइम वो शॉर्टेज पाथ फ्री नहीं है तो वो लॉन्गेस्ट जो नेटवर्क पाथ है उसके थ्रू भी पैकेट्स आ सकते हैं। उसके बाद जब सारे पैकेट्स आ जाते हैं डेस्टिनेशन में, एट द डेस्टिनेशन व्हेन ऑल पैकेट्स आर रिसीव्ड, सारे रिसीव्ड हो जाते हैं, दे आर मर्ज्ड, उसके बाद इनको कंबाइन किया जाता है, डीसीरियलाइज किया जाता है, ठीक है, कंपाइल किया जाता है टू फॉर्म द ओरिजिनल मैसेज, वापस ओरिजिनल मैसेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है। इन पैकेट स्विचिंग ऑल द पैकेट ऑफ फिक्स साइज एज वी ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में ये डेटा हमारा सेव होता है। नेक्स्ट थर्ड इज मैसेज स्विचिंग। इन मैसेज स्विचिंग डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड बाय वन नोड। मैसेज स्विचिंग को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड भी बोलते हैं। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, डेटा जो है वो बल्क में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर पास 1 GB का डेटा है तो पूरा 1 GB का डेटा अपने नियरेस्ट जो स्विचिंग स्टेशन होगा वहां वो ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर द डेटा टू अनदर सिस्टम। इन मैसेज स्विचिंग द डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड, पहले स्टोर हो जाएगा वो स्विचिंग ऑफिस में, देन फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट। अब स्विचिंग ऑफिस जो है सेंडर के लोकेलिटी में का जो स्विचिंग ऑफिस होगा वहां पर डेटा को जब कभी वो फ्री होगा चैनल, तब वो ट्रांसमिट करेगा पूरा बल्क में डेटा डेस्टिनेशन मशीन के नियरेस्ट स्विचिंग ऑफिस के पास। तो ये डेटा जो है स्विचिंग ऑफिस के पास स्टोर होता है, तो यानी स्विचिंग ऑफिस के पास हैवी स्टोरेज की कैपेसिटी होनी चाहिए जो सो दैट दे कैन स्टोर द हैवी अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, क्योंकि उसको स्टोर करना है। तो चूंकि पैकेट स्विचिंग में प्राइमरी मेमोरी को यूटिलाइज किया जाता है, मैसेज स्विचिंग में सेकेंडरी मेमोरी को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग, तो इन मैसेज स्विचिंग देयर इज नो प्रॉपर अपर बाउंड ऑन साइज, यानी कि पैकेट का कोई साइज फिक्स नहीं होता है और पैकेट्स, वेयर इज इन पैकेट स्विचिंग ईच पैकेट इज ऑफ फिक्स साइज, और जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट का साइज फिक्स्ड होता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि पैकेट स्विचिंग में, इन पैकेट स्विचिंग डेटा पैकेट्स आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी एरिया, ठीक है, मेन मेमोरी में सेव होता है डेटा। वेयर इज मैसेज स्विचिंग, मैसेज इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा स्विचिंग ऑफिस में बल हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, पैरेलल में हार्ड डिस्क का अरेंजमेंट होना चाहिए सो दैट दे कैन स्टोर। आपको एक यूजर तो भेजेगा नहीं डेटा स्विचिंग ऑफिस में, ठीक है, टेलीफोन की तरह ही आप उसको समझ लीजिए। किसी एक लोकेलिटी में 10,000 टेलीफोन यूजर्स हैं तो उसका जो नियरेस्ट स्विचिंग ऑफिस होगा जहां से उसका कनेक्शन उसको मिलता है, ठीक है, वो डेटा वहां भेजेगा और फिर वहां से वो डेस्टिनेशन लोकेलिटी जो यूजर है जिसको आपने फॉरवर्ड किया है डेटा, उसका जो नियरेस्ट स्विचिंग ऑफिस होगा वो उसको फॉरवर्ड करेगा। इस तरह से स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड से मैसेज स्विचिंग में डेटा ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट इज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। कोई डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है चैनल्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मीडियम, बैंडविड्थ, ठीक है, पढ़ा होगा फिजिक्स में, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, ठीक है। बैंडविड्थ जो है वो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को आइडेंटिफाई करता है। डेटा ट्रांसफर रेट होता है बिट्स पर सेकंड, किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स, गीगा बिट्स एंड टेरा बिट्स पर सेकंड एंड सो ऑन। तो सबसे पहले चैनल्स की डेफिनेशन है। चैनल मतलब होता है फिजिकल मीडियम, तार वायरलेस हो सकता है, वायर्ड मीडियम हो सकता है, लाइक केबल्स ओवर विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इज कॉल्ड चैनल। ट्रांसमिशन चैनल में बी एनालॉग और डिजिटल, एज द नेम सजेस्ट। Analog channel transmit data using analog signals, while the digital channel transmit data using digital signals, right? In popular network terminology, path over which data is sent or received is called data channel. जिस पर डेटा कैरी होकर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह
वो हमारा डेटा चैनल हो गया। वो वायरलेस भी हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है। दिस डेटा चैनल में बी टेंजिबल मीडियम लाइक कॉपर वायर, केबल्स और ब्रॉडकास्ट मीडियम लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स, कुछ भी हो सकता है। Bandwidth, data transfer rates that can be supported by a network is called its bandwidth. Bandwidth can be used in two different contexts with two different measuring rules. Bandwidth in hertz is the range of frequencies contained in a composite signal or the range of frequency a channel can pass. यानी किस रेंज की फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है उस चैनल में, तो उसको नापने के लिए, उसको उसका रेट फाइंड आउट करने के लिए हम बैंडविड्थ यूज करते हैं और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में। बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट अ चैनल लिंक और नेटवर्क कैन ट्रांसमिट। अब उसमें एट अ टाइम कितनी नंबर ऑफ बिट्स आप एक सेकेंड में ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि वो चैनल की कैपेबिलिटी क्या है कि वो कितने बिट्स पर सेकेंड में ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये उसकी होती है बिट्स इन पर सेकेंड, ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। इट इज मेजर्ड बाय बिट पर सेकेंड, किलो बिट पर सेकेंड, मेगा बिट पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और ये है कितने नंबर ऑफ बिट्स एक सेकेंड में ट्रांसमिट हो रहे हैं। Data transfer rate, it defines the number of data element bits sent in 1 second. The unit is bps, bits per second. तो डेटा किस रेट से, कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बीपीएस से नापते हैं। तो इधर केबीबीएस का मतलब होता है किलो बिट्स पर सेकेंड, एमबीबीएस का मीनिंग होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड, जीबीबीएस गीगा बिट्स पर सेकेंड, और टीबीबीएस टेरा बिट्स पर सेकेंड। इसके अलावा और भी होता है। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे से हम कुछ और फीचर्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। राइट।